पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम। हमारी प्रकृति में कोई भी जीवधारी, चाहे वो पेड़ पौधे हों, वो जंतु हैं, वो अकेला जीवन यापन नहीं कर सकता है। सभी जो जीवधारी होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं और उनके बीच में क्रियाओं और उनके बीच में पदार्थों और ऊर्जा का आदान प्रदान होता रहता है। इस तरह से उनमें आपस में एक अंतर संबंध बन जाता है। वातावरण के जो जैविक और अजैविक घटक होते हैं अथवा जीवों एवं वातावरण की अंतरक्रियाओं के फलस्वरूप बने तंत्र को ही पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। अर्थात इकोसिस्टम वो सिस्टम है जहाँ पर सभी जीव एक दूसरे से संबंधित होते हैं और उनकी जो सजीवता है या निर्जीवता है वो पारिस्थितिक तंत्र में समान होती है। और इसके घटक क्या होते हैं? संरचना की दृष्टि से प्रायः सभी पारिस्थितिक तंत्र एक जैसे ही होते हैं, केवल उनके जो सदस्य हैं वो वातावरण के अनुसार बदल जाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र जिन वस्तुओं का बना होता है उन्हें पारिस्थितिक घटक या इकोलॉजिकल कंपोनेंट्स कहते हैं, लेकिन वातावरण का वह भाग या परिवर्तन जो पारिस्थितिक तंत्र को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है पारिस्थितिक कारक कहलाता है। वैसे तो इन दोनों में सूक्ष्म अंतर होता है, परंतु अधिकांश घटक कारक तथा अधिकांश कारक घटक भी हो सकते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के जो घटक हैं उनको कार्यात्मक दृष्टि से दो भागों में बांटा जाता है। पहला है स्वपोषक घटक या ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स। ऐसे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि हरे पौधे, वो स्वपोषी घटक कहलाते हैं। परपोषी घटक ऐसे घटक जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं, वो परपोषी घटक कहलाते हैं। तो कार्यात्मक दृष्टि से पारिस्थितिक तंत्र दो घटकों का बना होता है और अगर हम संरचनात्मक दृष्टि से देखें तो भी पारिस्थितिक तंत्र दो घटकों का बना होता है। पहला है अजैविक घटक और दूसरा है जैविक घटक। तो अगर हम पारिस्थितिक तंत्र के घटकों को इस ग्राफ के माध्यम से समझें तो अजैविक घटक में क्या क्या आ जाएंगे? कार्बनिक घटक आ जाएंगे, अकार्बनिक घटक आ जाएंगे और जलवायवीय घटक आ जाएंगे। और जैविक घटक अगर देखा जाए तो जैविक घटक तीन प्रकार के होते हैं: उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक में क्या आ जाएंगे? सभी हरे पौधे आ जाएंगे। और अपघटक में जो सूक्ष्म जीव हैं, जीवाणु, कवक, वो सब आ जाएंगे। अगर उपभोक्ताओं को देखा जाए तो उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं: प्राथमिक उपभोक्ता, सभी शाकाहारी जंतु जो हरे पौधों को खाते हैं; द्वितीयक उपभोक्ता जो इनको खाते हैं; और तृतीयक उपभोक्ता जो इनको खाते हैं। इनको दोनों को खाते हैं, वो तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो ये पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटक हैं। पहला अगर हम जैविक घटकों में देखें तो पहला आता है उत्पादक या स्वयं पोषित घटक। इसके अंतर्गत क्लोरोफिल युक्त सभी हरे पौधे आते हैं जो कि सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का उपयोग करके कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। इन्हीं भोज्य पदार्थों में सूर्य प्रकाश की सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। इन्हें उत्पादक कहते हैं क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले सभी जीव इन उत्पादकों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और उत्पादक प्रथम भोजन स्तर या फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं। फिर इन उत्पादक को खाने वाले जो जीव हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता विषमपोषी घटक होते हैं जो उत्पादकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उपभोक्ता को भी तीन वर्गों में बांटा गया है: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। और फिर आ जाएंगे अपघटक। अपघटक में मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों को रखा गया है जो कि मरे हुए उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं को सड़ाकर भौतिक तत्वों में बदल देते हैं, जो फिर से वातावरण में मिल जाते हैं, जिन्हें पुनः हरे पौधे अवशेषित करके सूर्य के प्रकाश में भोजन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इन पौधों को प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में यह चक्र चलता रहता है तथा इस तंत्र का प्रत्येक जीव एक दूसरे पर निर्भर रहता है। पारिस्थितिक तंत्र का प्रकार या पैटर्न क्या होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहला है नेचुरल इकोसिस्टम या प्राकृतिक और दूसरा है कृत्रिम या मानव निर्मित। तो नेचुरल इकोसिस्टम में आ जाएगा स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र में क्या आ जाएगा? घास के मैदान का हम देख सकते हैं, इसमें वन का देख सकते हैं, मरुस्थल का देख सकते हैं, पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र देख सकते हैं। और जलीय पारितंत्र में दो प्रकार का आ जाएगा: स्वच्छ जलीय आ जाएगा और समुद्री जलीय हो जाएगा। तो ये पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार हैं।
अब अगर हम देखें एक पारिस्थितिक प्राकृतिक तंत्र को, जैसे घास का मैदान देख लें, तो घास का मैदान एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है जहाँ पर जो हरी घास होती है, छोटी छोटी हरी घास होती है, जो वो उत्पादक होते हैं। उन उत्पादकों को खाने वाले कई कीट जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, और उन उपभोक्ताओं को खाने वाले बाज या पक्षी जो होते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो ये घास के मैदान के एक पारिस्थितिक तंत्र से हम इस इकोसिस्टम को समझ सकते हैं। अपघटन या डिकम्पोजिशन क्या है? तो अभी हमने देखा कि जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, अपघटक होते हैं, जो कि उत्पादक और उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, उन्हें अपघटित करके उनके जो सड़े गले मृत अवशेषी जो उनका शरीर होता है उसको उपयोगी पदार्थों में वो तोड़ देते हैं और वो फिर से प्रकृति में मिल जाता है। तो जो अपघटक होते हैं वो एक महत्वपूर्ण रोल करते हैं। तो अपघटन की प्रक्रिया क्या होती है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों का भौतिक एवं रासायनिक विघटन कर उन्हें सरल पदार्थों में तोड़ना अपघटन कहलाता है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा खनिज पदार्थ प्रकृति में वापस पहुंच जाते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा भूमि या मृदा भुरभुरी बनती है। पौधों के मृत अवशेष जैसे कि पत्तियां, छाल, पुष्प, प्राणियों के मृत अवशेष आदि को अपरद या लिटर कहा जाता है। तो जो अपरद है वो दो प्रकार का होता है, भूमि के ऊपर पाया जाने वाला और भूमि के अंदर पाया जाने वाला। इस अपघटन की प्रक्रिया कैसे होती है? अपघटन की प्रक्रिया में कई चरण होते हैं, जैसे कि पहला है खंडन या फ्रेगमेंटेशन। इस प्रक्रिया में जो अपरदकारी जंतु हैं जैसे कि केंचुए, द्विमक, चींटियां आदि क्या करते हैं? अपरद का भक्षण करते हैं, जिससे वह छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित कर देते हैं। निश्चालन या लीचिंग, खंडित अपरद में उपस्थित विलेय अंश जैसे कि शर्करा, कार्बनिक पोषक तत्व आदि जल के साथ मृदा स्तर में प्रविष्ट हो जाते तथा लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। अपचय, मृदा में उपस्थित जीवाणु एवं कवक अपने पाचक रसों की सहायता से खंडित अपरदों के जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल यौगिकों में परिवर्तित कर देते। इस क्रिया को अपचय कहते हैं। तो इस अपघटन का महत्व क्या है? इस अपघटन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ हैं वो ह्यूमस एवं अकार्बनिक खनिज क्रमशः ह्यूमीकरण एवं खनिजी भवन द्वारा उत्पादित होते रहते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता में सुधार होता रहता है। तो ये अपघटन की प्रक्रिया होती है पूरी। पारिस्थितिक तंत्र के बाद हम देखेंगे खाद्य श्रृंखला या फूड चेन क्या होता है। तो जीवमंडल या पारितंत्र के विभिन्न जीव प्रत्यक्षता या परोक्षता भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। उत्पादक भोजन का निर्माण करता है तथा उत्पादकों को प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जंतु और शाकाहारी जंतुओं को विभिन्न श्रेणियों के जो मांसाहारी उपभोक्ता हैं वो खाकर अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार पारितंत्र में भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर एक श्रृंखला बनती है, जिसे कि खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अर्थात किसी पारितंत्र में उत्पादक से उच्च उपभोक्ता तक खाद्य पदार्थों या खाद्य ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रमबद्ध प्रवाह को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषण स्तरें पाए जाते हैं, जैसे कि पहला है मूल उत्पादक हरे पौधे, ये प्रथम पोषक स्तर कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक पोषक स्तर, द्वितीयक उपभोक्ता तृतीयक पोषक स्तर और तृतीयक उपभोक्ता चतुर्थ या अंतिम पोषक स्तर कहलाता है। किसी जटिल पारितंत्र में उपभोक्ताओं या पोषक स्तरों की संख्या इससे अधिक भी हो सकती है, लेकिन सभी पारितंत्र की खाद्य श्रृंखलाओं में अंतिम पोषक स्तर, जिसे सर्वश्रेष्ठ पोषक स्तर भी कहते हैं, को कोई जीव नहीं खा सकता तथा इसकी बची हुई दूसरी स्तरों के जीवों की मृत्यु के बाद अपघटित करके उन्हें विभिन्न पदार्थों को वायुमंडल में मुक्त कर देते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा अपघटन के बारे में। तो इस प्रक्रिया के द्वारा जो अंतिम पोषक स्तर है वो वायुमंडल में फिर से चले जाते हैं। खाद्य श्रृंखला कई प्रकार की होती है। खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला के अनुसार प्रत्येक पोषक रीति दूसरी पोषक रीति से सीधा संबंध रखती है। प्राकृतिक स्थितियों में सामान्यतः केवल एक ही खाद्य श्रृंखला का कार्यरत रहना असंभव है, अपितु कई खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध दिखाती हैं और अंतर रचित नमूना या इंटरलॉकिंग पैटर्न बना लेती हैं।
इस प्रकार की अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के एक समय में कार्यरत रहने के कारण एक खाद्य जाल बन जाता है, जिसे फूड वेब या खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में पौधों को चूहे खाते हैं, परंतु इसके अतिरिक्त पौधों को खरगोश भी खा सकते हैं। चूहों को सांप के अतिरिक्त दूसरे प्राणी तथा सांप को बाज के अतिरिक्त मोर भी खा सकते हैं। इस प्रकार से एक समुदाय में अनेक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं और एक खाद्य जाल का क्रियात्मक रूप लेती हैं। जैसे कि यहाँ पर एक हम खाद्य जाल देख सकते हैं। इसमें एक उत्पादक को खाने वाले कई उपभोक्ता हैं और उस प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले कई द्वितीयक उपभोक्ता हैं। तो इस प्रकार से एक खाद्य जाल क्या होता है, जिसमें कई खाद्य श्रृंखलाएं क्या होती हैं, आपस में जुड़कर एक इंटरलॉकिंग पैटर्न बनाती हैं। जैसे यहाँ पर एक घास के मैदान का हम इकोसिस्टम देखें तो इसमें क्या होता है, जो हरी घास है या पौधे हैं ये उत्पादक हैं। इन उत्पादकों को एक टिड्डा भी खा सकता है, इस टिड्डे को एक सांप खा सकता है, उस सांप को एक बाज खा सकता है, इसे खरगोश भी खा सकता है, खरगोश को बाज खा सकता है, कोई दूसरा प्राणी खा सकता है। चूहे को खाने वाले अनेक जीव होते हैं। तो इस तरह से एक घास के मैदान के इकोसिस्टम में कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से जुड़कर एक खाद्य जाल बनाती हैं। पारिस्थितिक पिरामिड। पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषक स्तरों के जीवों को उनकी संख्या, जीव भार तथा इनमें संचित ऊर्जा की मात्राओं के अनुपात को चित्र के द्वारा व्यक्त करें तो एक पिरामिड जैसी आकृति प्राप्त होती है, जिसे कि पारिस्थितिक पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड का नामकरण उसके निर्माण के आधारित कारक के आधार पर किया जाता है। ये 3 प्रकार का होता है, जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। तो पारिस्थितिक पिरामिड में हम देखें कि जीवों की संख्या का पिरामिड प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के उत्तरोत्तर पोषण स्थलों में जीवों की संख्या के अनुपात को प्रदर्शित करने वाला पिरामिड जीव संख्या का पिरामिड कहलाता है। ऐसे पिरामिड के आधार पर उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जीवों की संख्या उससे कम, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता जीवों की संख्या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं से कम तथा सर्वोच्च श्रेणी के उपभोक्ता जीवों की संख्या सबसे कम होती है। यदि उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों की संख्या को पिरामिड द्वारा प्रदर्शित करें तो सीधा पिरामिड बनता है। जैसे कि ये एक सीधा पिरामिड है, इसमें जो उत्पादक हैं उनकी संख्या सबसे अधिक होगी, प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या सबसे कम, फिर द्वितीयक उपभोक्ता की संख्या उससे कम तथा तृतीयक उपभोक्ता की संख्या सबसे कम होगी। तो ये एक सीधा पिरामिड है, जहाँ पर जो आधार तल है वहाँ पर ऊर्जा का जो ऊर्जा की जो खपत है सबसे ज़्यादा है और सबसे अंतिम लेवल पर ऊर्जा की खपत कम होती है। घास का मैदान, खेत एवं तालाब का पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। एक वृक्ष का जीवों की संख्या का जो पारिस्थितिक पिरामिड है सदैव उल्टा बनता है, क्योंकि वृक्ष अकेला ही मूल उत्पादक है। उसके फलों को खाने वाले पक्षियों अर्थात कि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता की संख्या उससे अधिक होती है। इसी प्रकार पक्षियों पर परजीवी रूप से पाए जाने वाले कीटों द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता की संख्या पक्षियों से भी अधिक होती है। तो ये एक उल्टा पिरामिड है, जहाँ पर हम देखेंगे कि जो उत्पादक है उनकी संख्या कम है, उनको खाने वाले जो उपभोक्ता उनकी संख्या उनसे ज़्यादा है तथा उन उपभोक्ताओं के ऊपर आश्रित जो परभक्षी कीट हैं उनकी संख्या उससे ज़्यादा है। तो ये एक उल्टा पिरामिड है, जहाँ पर प्राथमिक लेवल में ऊर्जा की खपत कम है और अंतिम लेवल पर ऊर्जा की खपत ज़्यादा है। तो इस तरह से 2 पिरामिड बनते हैं। ऐसे ही एक तालाब के इकोसिस्टम का अगर पिरामिड देखा जाए तो इसमें भी एक उल्टा पिरामिड बनता है, जहाँ पर उपभोक्ता जो उत्पादक है उनको खाने वाले उपभोक्ता ज़्यादा होते हैं और उनको खाने वाले जो उपभोक्ता हैं वो उनसे ज़्यादा होते हैं। तो ये हमने 2 प्रकार के पिरामिड देखे। ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है जीवमंडल में? तो जीवमंडल में ऊर्जा स्रोत से ग्रहण की गई ऊर्जा को उत्पादकों से विभिन्न उपभोक्ताओं तथा अपघटकों की ओर क्रमशः स्थानांतरित होने की क्रिया को ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। अर्थात इकोसिस्टम में क्या होता है, एक स्तर से दूसरे स्तर में और दूसरे स्तर से तीसरे स्तर में जो ऊर्जा है वो स्थानांतरित होते रहती है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है।
साथ ही पारितंत्र में प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा में कुछ कमी होती जाती है, अतः पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला जितनी छोटी होगी ऊर्जा का ह्रास उतना ही कम होगा। चूंकि इकोसिस्टम में ऊर्जा के स्थानांतरण के समय केवल 10% ऊर्जा ही एक स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरित होती है, इस कारण ऊर्जा स्थानांतरण के इस नियम को 10% नियम भी कहते हैं।